हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। माई सेल्फ शुभम गोस्वामी आप सभी की तैयारी को और भी शानदार बनाने के लिए मैं एक बार फिर से लेकर आया हूं क्लास 12 हिंदी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। देखिए स्टूडेंट, आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक आ चुका है। ऐसे में जितने भी छात्र इस बार 2023 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, यानी कि जिनको 2023 बोर्ड एग्जाम देना है, वो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं है। बहुत खेल कूद लिया, बहुत इंटरटेनमेंट कर लिया, अब समय है पढ़ने का। अभी अगर आप सो रहे हैं तो जाग जाओ, नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा और ये समय बार बार नहीं आएगा। जो पास्ट बीत गया उसको आप वापस नहीं ला सकते। जो आपका प्रेजेंट है और जो आपका आने वाला फ्यूचर है उसको आप ब्राइट बना सकते हैं, ठीक है, उसको आप अच्छा बना सकते हैं। तो आज ही जाग जाइए और साथ साथ 8-8 घंटा पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अब की बार आपको हर एक सब्जेक्ट में 90% प्लस पार करना है, ठीक है। और हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 100 में, ठीक है, 100 में 95 प्लस बहुत ही आसानी से अचीव कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा। हिंदी में कुछ है नहीं। हिंदी में मैंने आपको कल एक वीडियो बनाया था, मैंने आपको प्रोवाइड कराया है, जिसमें मैंने हिंदी का जो खंड का है उसको पूरा का पूरा सॉल्व करा दिया है। यानी कि जो आपका 50 नंबर का पेपर है उसका सॉल्यूशन मैं दे चुका हूं, ठीक है। आज हम खंड का जो हिंदी व्याकरण है उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे और साथ ही साथ एक सबसे इंपॉर्टेंट निबंध को भी पढ़ेंगे कि आखिर निबंध कैसे आता है, उसको हमें कैसे लिखना होता है बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि निबंध 9 नंबर का आता है और 9 नंबर हम ऐसे जाने नहीं दे सकते। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि सभी वीडियो आपको टाइम से मिलते रहे, ठीक है। तो इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी व्याकरण जो आपका खंड खा है, इसके जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके 90% चांस है आपके बोर्ड एग्जाम में आने के, उन्हीं क्वेश्चन को हम इस वीडियो में लेकर आए हैं, क्योंकि अब आपके पास ज्यादा समय नहीं है, ठीक है। और उसके बाद में हम 7 टॉपिक्स को एक ही वीडियो में पढ़ेंगे, यानी कि मुहावरे एवं लोकोक्तियां, संध विच्छेद, शब्द युग्म, शब्द अर्थ, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और वाक्य संशोधन। और सबसे लास्ट में हम पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट निबंध को, और आपको यह भी बताएंगे कि आखिर एग्जाम में हम कैसे निबंध लिखें ताकि हमें एग्जामिनर फुल मार्क्स दे, ठीक है। तो आप लोग कॉपी और पेन लेकर अच्छे से बैठ जाइएगा। फुल कंसंट्रेशन आपका वीडियो पर होना चाहिए, तभी आपके समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक देखिए, फर्स्ट टॉपिक क्या है, इसमें होता क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया है। फर्स्ट टॉपिक जो आपका हिंदी व्याकरण में है वो है मुहावरे एवं लोकोक्तियां, ठीक है। इसमें होता क्या है इसको समझिए। देखिए मुहावरे एवं लोकोक्तियों में आपको ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा, जैसे देखिए दिया है कोल्हू का बैल बनना, ठीक है, इतना ही क्वेश्चन रहेगा। और जो ये नीचे लिखा हुआ है इसको आपको लिखना होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा कोल्हू का बैल बनना। अब आपको कहा जाएगा इसका अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करो, ठीक है। एक एक टॉपिक के हम 4-4 क्वेश्चन पढ़ेंगे, ये समझ लीजिए, ठीक है। और सबसे लास्ट में हम निबंध को पढ़ेंगे, किसको, निबंध को, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से समझिएगा, थोड़ा लॉन्ग क्लास होगा, क्योंकि अब आपको जरूरत है बड़े बड़े क्लासेस की, लॉन्ग क्लासेस की, क्योंकि अब आपके पास ज्यादा समय नहीं है, ठीक है। समझ में आया। तो देखिए कोल्हू का बैल होना, इसका अर्थ होता है दिन रात काम करना। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो दिन रात बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं। देखिए आप लोग स्मार्ट तरीके से तैयारी कीजिए। स्मार्ट का मतलब समझे, उस टॉपिक को पढ़िए जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको ढूंढिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हमेशा आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। हिंदी में तो बहुत सारे टॉपिक हैं, हिंदी का आप टेंशन मत लीजिए। हिंदी की तैयारी मैं ऐसे करवाऊंगा कि हर एक स्टूडेंट लेकर आएगा 92, 94, 96 ऐसे नंबर लेकर आएगा, लेकिन आपको हमारे साथ रेगुलर बने रहना, ठीक है। तो दिन रात काम करना, ऐसे वाक्य प्रयोग फिर हम हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे गरीब व्यक्ति हमेशा कोल्हू के बैल की तरह काम करते हैं। यानी कि जो गरीब लोग होते हैं वो हमेशा कोल्हू के बैल की तरह काम करते हैं, क्योंकि भैया जब काम नहीं करेंगे तो पैसे कहां से आएंगे, और जब पैसे नहीं आएंगे तो बिना पैसे के कुछ नहीं होता, ठीक है। अगर आपके पास पैसा है तो लोग पूछेंगे भाई तू कैसा है, ठीक है। समझ में आया। तो देखिए कोल्हू का बैल बनना, इसका मतलब दिन रात काम करना। वाक्य प्रयोग में लिखेंगे गरीब व्यक्ति हमेशा कोल्हू की बैल की तरह काम करते हैं। अब देखिए जो आपका क्वेश्चन है कोल्हू का बैल बनना, वो इसमें आ गया है, देखिए कोल्हू के बैल की तरह, ठीक है। तो ये आपका वाक्य प्रयोग बिल्कुल सही होगा। तो अगर आपका क्वेश्चन आपके वाक्य में आ रहा है तो समझ लीजिए आपका वाक्य प्रयोग बिल्कुल सही है। समझ में आ गया, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दूसरा। इस वाक्य की जगह पर आप कोई दूसरा भी लिख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन आपका आना चाहिए, कोई जरूरी नहीं आप यही वाला लिखें, ठीक है।
दूसरा देखिए क्या है, करवटे बदलना। इसका मतलब होता है चिंता के कारण नींद आना। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनको बहुत ज्यादा चिंता होगी, अरे यार बोर्ड एग्जाम आने वाला है, अब क्या होगा। ठीक है, मेरी तैयारी कुछ भी नहीं हुई है। तो चिंता करने से कुछ नहीं होने वाला, मेहनत करने से ही आपको सफलता मिलेगी। तो आज उठ जाइए, 1 महीना हो, 15 दिन हो, जितना भी दिन आपका बोर्ड एग्जाम बचा हो, उतने दिन में आप ये जो आपका हिंदी है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, सबकी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो चिंता करने से अच्छा है तैयारी कीजिए, मेहनत कीजिए। ठीक है, तो करवटे बदलना इसका मतलब चिंता के कारण नींद ना आना। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट चिंतित होंगे और उनको नींद नहीं आती होगी रात रात को कि अगर मैं फेल हो गया तो ऐसे गांव में जाऊंगा, लोग कहेंगे अरे ये देखो भैया फेल हो गया, ये कैसे पढ़ रहा था। ठीक है, लोग मजा लेंगे। तो ऐसा आप लोग नौबत ही ना आने दें, ऐसा किसी को कहने का मौका ही ना दे। ऐसी तैयारी करें कि अब की बार 90 पार। ठीक है, तो देखिए करवटे बदलना, लेकिन चिंता के कारण नींद ना आना। देखिए राहुल का 10वीं कक्षा का रिजल्ट अच्छा ना होने के कारण वह रात भर करवटे बदलता रहा। तो एक है राहुल भैया जिसका 10वीं में रिजल्ट अच्छा नहीं आया, अब वो दिन रात करवटे बदलता है, यानी कि उसे चिंता के कारण नींद ही नहीं आती। अब देखिए इसने एग्जाम दिया, तैयारी अच्छे से नहीं की थी तो नंबर कम आया। ऐसे ही अगर आप भी तैयारी नहीं करेंगे तो करवटे बदलते रह जाएंगे, यानी कि चिंता के कारण आपको भी बाद में नींद नहीं आएगी। मान लीजिए पास हो गए तब तो हल्का फुल्का नींद आ जाएगा, सो जाएंगे 1-2 घंटे। अगर जो फेल हो गए भैया तब तो नींद आएगी नहीं, कुछ दिन सब मजा लेंगे, उसके बाद धीरे धीरे उसको करेंगे। ठीक है, तो आप लोग तैयारी कीजिए। उसके बाद में देखिए ये हो गया करवटे बदलना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड वाला देखिए, छक्के छुड़ाना। ठीक है, छक्के छुड़ाना का मतलब होता है परास्त करना। इसका मतलब क्या है, आप लोग पढ़ रहे हैं, आपको नींद आ रही है तो नींद के छक्के छुड़ा दो, यानी कि नींद को परास्त कर दो और जागो और पढ़ो। ठीक है, समझ में आया। वाक्य प्रयोग क्या करेंगे, इसका वाक्य प्रयोग लिखेंगे, भारत ने विश्व कप क्रिकेट के पहले ही मैच में पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए, यानी कि उसको परास्त कर दिया। भारत ने वर्ल्ड कप के पहले ही मैच में पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिया, यानी कि पाकिस्तान को हरा दिया या पाकिस्तान को परास्त कर दिया। समझ में आ रहा है, समझिए, धीरे धीरे समझिए। मेरा काम है, मैं हमेशा थोड़ा स्लो मोशन में पढ़ाता हूं और जितना स्लो में पढ़ाता हूं उतनी तेजी से आपके दिमाग में जाएगा। ठीक है, थोड़ा समझने का इसको प्रयास कीजिए। तो भारत और पाकिस्तान का मैच हो रहा है, अब भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया यानी कि उसके छक्के छुड़ा दिए। ठीक है, तो ऐसे आपको वर्ड करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट 4 नंबर देखिए क्या है। 4 नंबर हमारा है जले पर नमक छिड़कना, यानी कि दुखी व्यक्ति को और दुख देना। जले पर नमक छिड़कने का मतलब क्या होता है, दुखी व्यक्ति को और दुख देना, यानी कि जले पर नमक छिड़क रहे हैं तो और ज्यादा दर्द होगा। ठीक है, तो देखिए वाक्य प्रयोग क्या करेंगे, वाक्य प्रयोग में लिखेंगे, रमेश सड़क पर गिरकर चोट से ग्रसित था, तभी सुरेश उस पर हंस हंसकर जले पर नमक छिड़कने लगा। यानी कि रमेश भैया हैं वो सड़क पर गिर गए, ठीक है, और उनको चोट आ गई। अब एक सुरेश भैया हैं वो देखकर उन्हें हंस रहे हैं, ठीक है, मजाक उड़ा रहे हैं। उनको तो बचाना चाहिए, कुछ उनका इलाज करवाना चाहिए, और वो देखकर हंस रहे हैं, यानी कि जले पर वो नमक छिड़क रहे हैं कि तुम गिर गए, वो हंस रहे हैं। ठीक है, उनको हंसी आ रही है। ऐसे ऐसे लोग पढ़े हैं। ठीक है, तो जले पर नमक छिड़कना यानी कि दुखी व्यक्ति को और दुखी करना। वाक्य प्रयोग में लिखेंगे, रमेश सड़क पर गिरकर चोट से ग्रसित था, तभी सुरेश उस पर हंस हंसकर जले पर नमक छिड़कने लगा। तो ये होगा जले पर नमक छिड़कने का वाक्य प्रयोग। समझ में आ गया। ये 4 क्वेश्चन मुहावरे एवं लोकोक्तियों के थे। आई होप कि आपको चारों समझ में आ चुके होंगे। ठीक है, चारों समझ में आ गया। ये फर्स्ट टॉपिक हमारा हो चुका है, लेकिन अभी हम 7 टॉपिक पढ़ेंगे। ये पहला टॉपिक था। ठीक है, अभी 6 टॉपिक और बाकी हैं। चलिए उसको पढ़ते हैं। दूसरा टॉपिक हमारा क्या है देखिए, दूसरा टॉपिक है संधि विच्छेद। अब संधि विच्छेद में क्या करना होता है, 3 नंबर के पूरे आते हैं बोर्ड एग्जाम में ये। तो इसमें करना क्या होता है, बहुत ही सिंपल है। ये तो आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, यानी कि बहुविकल्पीय रहेगा। इसको करने में तो बहुत मजा आएगा। ठीक है, लेकिन जब पता होगा तब तो मजा आएगा। अब देखिए जैसे है इत्युक्तम, इत्युक्तम का संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है, आपके पास ऑप्शंस हैं, का है इत्य धन उक्तम, खा है इत्य धन युक्तम, गा है इत धन उक्तम और घा है इति धन उक्तम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। अब सभी देखने में तो सब भाई भाई लग रहे हैं, जुड़वा भाई चारों। ठीक है, जुड़वा नहीं, जुड़वा का मतलब 2 होता है। ठीक है, तो ये चारों सेम लग रहे हैं। अब आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, नहीं पढ़े रहेंगे तो यही हाल होगा। आप लोग सोचेंगे अरे सर इनमें से सही कौन सा है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ, इति धन उक्तम। ठीक है, ये इत्युक्तम का सही संधि विच्छेद होगा। तो अगर आपको पता है, ठीक है, अगर आपको पता है तभी आप इसको कर पाएंगे। समझ में आया। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखिए, अब सेकंड वाला देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, उसी से रिलेटेड है, थोड़ा सा चेंज है। देखिए इत्युक्त
इत्युक्त्या का संधि विच्छेद है, इत्युक्त्वा, ठीक है। थोड़ा बोलने में मुझे परेशानी हो रही है, आप लोग बोलकर चेक कीजिए, ठीक है, बोल लिए, ठीक है। तो देखिए इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा, काहे इत धन उक्त्वा, खाहे इत्य धन उक्त्वा, गाहे इति धन उक्त्वा और घाहे इत्या धन उक्त्वा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का इति धन उक्त्वा, ठीक है। यहां पर इति, इति, ई छोटी ई का मात्रा और उ ये सब मिलकर उ बनाते हैं, ठीक है। तो इत्युक्त्वा ये सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर का। तो ऐसे ही जो राइट आंसर है उसको आपको लिखना होगा। तो इसका एक ही तरीका है, जैसे इसमें देखिए कोई क्लियर नहीं है कि हाँ यही क्वेश्चन आएगा, पढ़ लो जाकर नंबर क्लियर हो जाएगा। देखिए इसमें आपको लॉट ऑफ क्वेश्चंस पढ़ने होंगे, यानी कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पढ़ेंगे तभी ये समझ में आएगा। समझ में आया? चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, विष्णुवे, विष्णुवे का संधि विच्छेद है। अब इसमें आप लोग बताइए, जल्दी बताइए कमेंट करके, जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ूं आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया कीजिए, ठीक है। गा वाला ऑप्शन सही है, का वाला ऑप्शन सही है, कौन सा सही है, ये आपकी फॉर्मेलिटी है, आपको बताना चाहिए। इससे क्या होगा, एक एक्सपीरियंस बनेगा कि हाँ सर मुझे ये पता है, मैंने कमेंट कर दिया, ठीक है। कमेंट किया कीजिए रेगुलर। तो देखिए का है विष्णुधन वे, खा है विष्णुधन ए, गा है विष्णुधन ए और घा है विष्णुधन ए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, देखिए अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे अरे सर जी ये वाला सही होगा। जो कुछ कमजोर छात्र हैं जिनकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं हुई है, बढ़िया मोबाइल लेकर ये रील्स और वीडियो देख रहे थे, उनको पता नहीं चल पाएगा अच्छे से। वो क्या कहेंगे, अरे सर जी इन दोनों को जोड़ दीजिए, विष्णुधन वे, ये विष्णुवे बन गया, लेकिन ये गलत है। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर खा, ठीक है। ये विष्णुवे का सही संधि विच्छेद होगा खा वाला। तो ये ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि आप दोनों को जोड़ दें बस हाँ हो गया, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो जो सही है वो सही है, समझ में आया, सच्चाई कभी नहीं छिप सकती। तो ये खा वाला ऑप्शन आपका राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए प्रभृतेव, प्रभृतेव का सही संधि विच्छेद क्या होगा, आपके पास चार ऑप्शन है, का है प्रभृति धन एवं, खा है प्रभृत धन तेव, गा है प्रभृत धन एव और घा है पर धन भृतेव, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, प्रभृत धन एव। अब बहुत सारे स्टूडेंट इसमें भी कंफ्यूज हो जाएंगे, कहेंगे अरे सर जी अरे मेरा संधि विच्छेद बिल्कुल सही हो गया, बस मैंने दोनों को जोड़ दिया, पर और भृतेव को दोनों को जोड़ दिया, ये पर भृतेव बन गया, ये घा वाला गलत है, ये गा वाला ऑप्शन राइट होगा। तो इसमें आप पहचानना सीखिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए तभी ये समझ में आएगा, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आने वाला। इधर से आप सुनेंगे इधर से निकल जाएगा। थोड़ा आप इसको प्रैक्टिस करते रहिए, कुछ चीजें आप इसमें पढ़ लीजिए, कुछ रूल्स पढ़ लीजिए जिससे आपको आगे चलकर प्रॉब्लम ही ना हो, ठीक है। तो ये हो गया 4th नंबर क्वेश्चन। तो 4 क्वेश्चन हमने संधि विच्छेद के भी देख लिए। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है शब्द युग्म। अब शब्द युग्म का मतलब भी सभी को पता है, मैं पहले ही बता चुका हूं। शब्द युग्म का मतलब क्या होता है, दो शब्दों का जोड़ा, ठीक है, पेयर्स ऑफ वर्ड्स। इसमें होता क्या है, देखिए जैसे फर्स्ट है आदि, आदि, इसका सही अर्थ क्या होगा, देखिए जो पहले उसका अर्थ पहले होगा, जो बाद में उसका अर्थ बाद में होगा। तो देखिए का है सब और आत वाला, खा है प्रारंभ और आदत वाला, गा है मूल्य रहित और मूलभूत और घा है अधिक मूल्य वाला और मूर्ख, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, प्रारंभ और आदत वाला। देखिए आदि का मतलब होता है प्रारंभ, आदि का मतलब होता है आदत वाला। जैसे मैं इस चीज का आदी हो गया हूं, ठीक है, मेरी हैबिट बन गई है, तो आदत वाला, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर खा, प्रारंभ और आदत वाला। आदि का मतलब होगा प्रारंभ और आदि का मतलब होगा आदत वाला, ठीक है। तो जो पहले उसका अर्थ पहले लिखा होगा, जो बाद में उसका अर्थ बाद में होगा, ठीक है, समझ में आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सेकंड क्वेश्चन है भित्त भीत, इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए दोनों पढ़ने में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, दोनों में वर्ड तो भा होता दोनों में है, ठीक है, लेकिन इसका सही अर्थ क्या होगा। देखिए का है भक्ति और भाग्य, खा है द्वार और दीवार, गा है दीवार और डरा हुआ और घा है बाहर और भीतर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, दीवार और डरा हुआ। देखिए भित्ति का मतलब होता है दीवार, भीत का मतलब होता है डरा हुआ, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा दीवार और डरा हुआ, ठीक है। तो दूसरे का जो गा वाला ऑप्शन है ये राइट होगा। तो इसमें कुछ नहीं करना, इसमें आपको सही अर्थ लिखना है। आप कैसे लिख सकते हैं, देखिए आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पढ़िए तभी आप इसको लिख पाएंगे, नहीं तो प्रॉब्लम तो हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम आपके साथ साथ ही चलती है, बस आपको उसका सॉल्यूशन पता होना चाहिए, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन हो गया ऑप्शन नंबर का। नेक्स्ट देखते हैं क्या है।
प्रारंभ प्रारब्ध, इसका सही अर्थ क्या होगा? प्रारंभ और प्रारब्ध, इसका सही अर्थ बताइए, कमेंट करिए जल्दी से जिसको जिसको पता है। ठीक है, तो देखिए का है आरंभ और योजना, खा है अर्थ और इति, गा है आरंभ और भाग्य, घा है शुरू करने की स्थिति और समाप्ति। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, आरंभ और भाग्य। देखिए प्रारंभ का मतलब होता है आरंभ, कोई चीज स्टार्ट करें, कोई चीज हम आरंभ करें, वो प्रारंभ हो गया। ठीक है, उसके बाद में प्रारब्ध का मतलब होता है भाग्य, तो आरंभ और भाग्य जो होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर ग इसका सही होगा। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना, जो पहले है उसका अर्थ पहले होगा, जो बाद में उसका अर्थ बाद में होगा। ठीक है, तो तीसरा भी समझ में आ गया। फोर्थ नंबर देखते हैं क्या है, देखिए सकल सकल, इसका मतलब क्या होगा? सकल और सकल थोड़ा सा अंतर है दोनों में। देखिए क्या, पहले वाले में दूसरा सा है, दूसरे वाले में दूसरा सा है। ठीक है, दो तरह के हैं। तो देखिए का है पदार्थ और सुंदर, खा है संपूर्ण और खंड, गा है आकृत और प्रकृत, घा है मूर्ख और दर्पण, मुख और दर्पण। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, संपूर्ण और खंड। देखिए सकल का मतलब होता है संपूर्ण, ये सकल संसार, संपूर्ण संसार। ठीक है, और सकल का मतलब होता है खंड, तो ये संपूर्ण और खंड इसका सही आंसर होगा। तो फोर्थ का खा वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, समझ में आ गया, ये भी टॉपिक समझ में आ गया। तो शब्द युग्म के भी हमने 4 क्वेश्चन देख लिए, 3 टॉपिक हमारा क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, तब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नोट हो गया स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है अनेक अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द का मतलब क्या होगा? एक ही शब्द के कई अर्थ, जैसे आप लोग जब छोटे छोटे थे तब पर्यायवाची शब्द आप पढ़ते थे, वही अनेकार्थी शब्द है, यानी कि एक ही वर्ड के कई नाम होते हैं, सभी को पता है। ठीक है, जैसे देखिए धन, धन को और किन नामों से जानते हैं? देखिए जोड़, ठीक है, धन को हम जोड़ कह सकते हैं, स्त्री कह सकते हैं। धन, हमारे पास धन है तो हमारे पास संपत्ति है, तो यहां पर संपत्ति भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो धन को हम लिख सकते हैं जोड़, स्त्री, संपत्ति। ठीक है, लाभ, लाभ, पूंजी। ठीक है, लाभ, पूंजी, तो इन सब नामों से हम जानते हैं धन को, यानी कि धन के कई नाम है। धन को हम बताइए संपत्ति भी कहते हैं, हमारे पास बहुत सारा धन है, बहुत मनी है, यानी कि बहुत संपत्ति है, प्रॉपर्टी। ठीक है, धन को हम जोड़ भी कहते हैं। ठीक है, संधि विच्छेद में जैसे मैंने बताया अभी विद्या धनालय, ठीक है, विद्यालय, तो ऐसे ऐसे धन, ठीक है, जोड़ भी कहते हैं, संपत्ति, लाभ, पूंजी। देखिए आपको 2 ही लिखना होगा बोर्ड एग्जाम में, लेकिन मैंने 5 बता दिया, 5 में से 2 तो याद रहेंगे ना, इतना ज्यादा याददाश्त आपकी कमजोर नहीं है। ठीक है, थोड़ा अपने आप को बादाम वादाम खाया कीजिए, थोड़ा जल्दी याद होगा। ठीक है, ऐसा लोग कहते हैं। तो धन का मतलब, धन को हम लिख सकते हैं जोड़, स्त्री, संपत्ति, लाभ, पूंजी। अब धरा, धरा को हम क्या लिख सकते हैं? पृथ्वी, पृथ्वी। देखिए धरा, पृथ्वी को भी हम धरा बोलते हैं। ठीक है, पृथ्वी हो गया, और गर्भाशय लिख सकते हैं। ठीक है, गर्भाशय लिख सकते हैं, गर्भाशय, घड़ा। ठीक है, गर्भाशय स्त्रियों में पाया जाता है, तो ये याद रखिएगा, थोड़ा बायोलॉजी वाले स्टूडेंट को पता होगा। ठीक है, तो धरा का मतलब होगा, धरा के कई अर्थ हैं, धरा को हम पृथ्वी बोल सकते हैं, गर्भाशय बोल सकते हैं, घड़ा बोल सकते हैं। ठीक है, सबको नोट करते हुए चलिएगा, ये समझ लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। ठीक है, नेक्स्ट देखिए धर्म। धर्म को हम क्या बोल सकते हैं? संप्रदाय बोल सकते हैं, धर्म को हम बोल सकते हैं संप्रदाय। ठीक है, और बोल सकते हैं स्वभाव, स्वभाव, कर्तव्य, कर्तव्य। ठीक है, प्रकृति, प्रकृति, ये सब हम इसको इन नामों से भी जानते हैं, यानी कि धर्म को हम संप्रदाय, स्वभाव, कर्तव्य, प्रकृति, इन सब नामों से भी जानते हैं, यानी कि एक ही शब्द के कई अर्थ हैं। इसी को हम बोलेंगे अनेकार्थी शब्द, या इंग्लिश में बोले तो सिनोनिम्स, पढ़ा होगा सिनोनिम्स। ठीक है, वही है ये भी समानार्थी शब्द। 4 नंबर देखिए धारा। धारा को हम क्या बोल सकते हैं? धार। ठीक है, धार, झुंड बोल सकते हैं। ठीक है, झुंड। उसके बाद में हम इसको संतान बोल सकते हैं, धारा को। ठीक है, संतान बोल सकते हैं, सेवा कह सकते हैं, सेवा, सेवा। ठीक है, तो इन सब नामों से हम इसको जानते हैं। तो देखिए यहां पर याद रखिएगा, अनेकार्थी शब्द में देखिए धन को हम जोड़, स्त्री, संपत्ति, लाभ, पूंजी, ठीक है, इन सब नामों से जानते हैं। धरा को हम पृथ्वी, गर्भाशय, घड़ा। धर्म को संप्रदाय, स्वभाव, कर्तव्य, प्रकृति। और धारा को हम जानते हैं धार, झुंड, संतान, सेवा। ठीक है, इन सभी नामों से इनको हम जानते हैं। आपको 2-2 ही लिखना है, मैंने 3 बताया, किसी का 4 बताया, ताकि आपके दिमाग में वो आ जाए, और उसमें से कोई तो आप लिख ही देंगे। ठीक है, तो जब भी कुछ पढ़िए उसको थोड़ा एक्सेस में पढ़िए। ठीक है, थोड़ा ज्यादा पढ़ने का प्रयास कीजिए, थोड़ा अच्छे से डीपली, तभी समझ में आएगा। ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया। इसको आप चाहे
है नोट कर सकते हैं, ठीक है। नोट हो गया, वीडियो पॉज करके आप नोट कर लिया कीजिए अगर नोट करना, ठीक है। अब आते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इंग्लिश में हम क्या पढ़ते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ग्रामर में पढ़ा है ना वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वही इसमें है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है। इसमें आपको अनेक शब्द के लिए एक शब्द बताना है, क्या होगा बताइए। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, जो मर्यादा का पालन करता हो उसे हम लोग एक शब्द में कहते हैं मर्यादित। मर्यादित, ठीक है। तो जो मर्यादा का पालन करता हो उसे एक शब्द में हम कहेंगे मर्यादित। समझ में आ गया। तो कितने लोग मर्यादित हैं, आप में से कितने लोग मर्यादा का पालन करते हैं, अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। टाइम टेबल का तो पालन आप कर नहीं पाते, बना लिए टाइम टेबल और उसको रोज देख रहे हैं लेकिन उसका कोई फॉलो उसको कर ही नहीं रहे हैं। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं। तो क्यों नहीं फॉलो कर पा रहे हैं, आपका कंसंट्रेशन कहीं अलग है, आपका माइंड कहीं अलग रहता है। पढ़ने के बैठ गए ये कॉपी लेकर, कॉपी के अंदर आपके पेरेंट्स देख रहे हैं, अरे बच्चा मेरा पढ़ रहा है। हो सकता है कॉपी के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट मोबाइल ले लेते हैं, ले भैया चैटिंग, रील, शॉर्ट, इससे काम नहीं चलने वाला। किसी और को आप धोखा नहीं दे रहे हैं, आप खुद को ही धोखा दे रहे हैं। ऐसा सोचें कि मैं अपने माता पिता को धोखा दे रहा हूँ, कॉपी के अंदर ऐसे मोबाइल देख रहा हूँ, तो इससे किसका प्रॉब्लम होगा, इससे किसको नुकसान होगा, आपको ही होगा। कल आपका नंबर कम आएगा तो लोग ये नहीं कहेंगे इनके माता पिता का नंबर कम आया, लोग ये कहेंगे इस बच्चे का नंबर, सचिन का नंबर कम आया। किसी का सचिन नाम होगा तो कोई प्रॉब्लम न लेना, ठीक है। तो ये आपको ध्यान से पढ़िए, जो कुछ पढ़िए, क्योंकि आपको आगे बढ़ना है, अपने माता पिता का नाम रोशन करना है। इस तरह से पढ़िए, ठीक है, ताकि क्योंकि पढ़ते तो सभी लोग हैं लेकिन आपको कुछ अलग तरीके से पढ़ना है, ठीक है। तो जो मर्यादा का पालन करता है उसे हम लोग बोलते हैं मर्यादित, ठीक है, एक वर्ड में। दूसरा देखिए, संयम से और कम बोलने वाला, यानी कि जो कम बोलता हो। दो प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है, एक प्रकार से इस प्रकार से संयम से और कम बोलने वाला, दूसरा जो कम बोलता हो। दो प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं मितभाषी। मितभाषी, संयम से और कम बोलने वाले को हम बोलते हैं मितभाषी, यानी कि बहुत कम बोलता है। कौन कौन से लोग हैं, जैसे मैं बहुत कम बोलता हूं, अब पढ़ाना है तो बोलना तो पड़ेगा ही, अब बिना बोले हम कैसे पढ़ा सकते हैं, ठीक है, समझ में आया। तो ये आपका हो जाएगा। तीसरा देखिए क्या है, तीसरा देखिए, मोक्ष की इच्छा रखने वाला, जो मोक्ष की इच्छा रखता हो। अब मोक्ष नहीं ये वाला मोक्ष, ठीक है, मोक्ष, मोक्ष एक अलग चीज है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं मुमुक्षु। इसको थोड़ा सा हार्ड है, इस प्रकार से लिखते हैं, सॉरी फिर से मैं लिख देता हूं, ठीक है, मुमुक्ष, इस प्रकार से, ठीक है, मुमुक्ष। तो जो मोक्ष की इच्छा रखता है या मोक्ष की इच्छा रखने वाला उसे हम लोग बोलेंगे मुमुक्ष, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट जो पढ़े नहीं होंगे अच्छे से, मोक्ष की इच्छा रखने वाला यानी कि क्या बोल देंगे, मोक्ष रखने वाला, ठीक है, या कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है, मोक्ष वाला, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा मुमुक्ष, ठीक है। तो तीसरा समझ में आया, मोक्ष की इच्छा रखने वाला। चौथा देखिए, संयम से और कम खर्च करने वाला, यानी कि संयम से, अपने लिमिट में और कम खर्च करने वाले व्यक्ति को हम क्या कहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट भी होंगे जो अपने पॉकेट मनी के अकॉर्डिंग खर्च करते होंगे, ठीक है, बहुत कम खर्च करते होंगे, संयम से खर्च करते होंगे, ठीक है। कौन कौन से कमेंट कीजिएगा। तो देखिए इसको हम लोग बोलते हैं मितव्ययी। मितव्ययी, तो कम बोलने वाले को हम मितभाषी कहते हैं, और जो संयम से और कम खर्च करे उसे हम लोग कहते हैं मितव्ययी, ठीक है। ये संयम से और कम खर्च करने वाले को हम बोलते हैं। समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, इसमें कुछ है ही नहीं, ठीक है। ये भी टॉपिक 4 क्वेश्चन मैंने बता दिया, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का, ठीक है, बस हो गया, इसमें कुछ नहीं है। देखिए सिंपल से हैं, बस आपको क्या करना है, हिंदी के पेपर में जाना है और ले भैया लिखते 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 100 में पूरा 100 करके आना है, ठीक है, ये समझिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वाक्य संशोधन। इसका मतलब क्या होगा, संशोधन का मतलब क्या होता है बताइए। इंग्लिश में हम सिंटैक्स को पढ़ते हैं जिसमें हम सेंटेंसेस को सही करते हैं, सेंटेंस में गलतियां होती है, वैसे हिंदी में हम वाक्य संशोधन को पढ़ते हैं। इसमें वाक्य दिया जाएगा, उसमें गलती भी दी जाएगी साथ में, ठीक है, गिफ्ट ऑफर, तो उसको हमें सही करना होगा, ठीक है। जैसे देखिए कल वह परीक्षा में नहीं बैठा, तो इसमें गलती क्या है, देखिए इसमें गलती सिर्फ इतना है, पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे। सब्जेक्ट इसमें क्या है, कौन नहीं बैठा, वह, तो इसमें हम पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, वह लिखेंगे, ठीक है, वह कल परीक्षा में नहीं बैठा, नहीं
बैठा, ठीक है। अब ये सही है, तो पहले सब्जेक्ट लिखिए, पहले कौन नहीं बैठा, वह, तो वह कल परीक्षा में नहीं बैठा। अब यह सही है, पहले कल हम नहीं लिखेंगे, पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे, ठीक है। ग्रामर तो आपने पढ़ा ही होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म ऐसे, ठीक है। तो ये आपका हो गया, वह कल परीक्षा में नहीं बैठा, ये अब सही है। थोड़ी सी गलती सी, सिर्फ वह पहले रहना चाहिए, वो बाद में था, इतनी सी गलती थी, और ये वाला सेंटेंस आपका गलत था, ये वाला बिल्कुल सही है, ठीक है। ऐसे दूसरा देखिए, उसके कोई संतान ना था, तो उसके कोई संतान ना था गलत है, उसके कोई संतान ना थी, था के जगह पर अगर थी हो जाए तो भैया काम बन जाए, सही हो जाएगा, एक नंबर फ्री में ले जाओ, ठीक है, लूट लो। देखिए उसके कोई संतान ना था, इसको लिख दीजिए, उसके कोई संतान ना थी, ठीक है। तो उसके कोई संतान ना थी, तो ना था के जगह पर ना थी लिख देना है बस, ठीक है। समझ में आया? बोलकर आप देख लीजिए, थोड़ा सा अटपटा लगेगा ऊपर वाला, उसके कोई संतान ना था, इसमें गलती है, ठीक है, आपको थोड़ा लगेगा इधर उधर, तो उसके कोई संतान ना थी, ये वाला थोड़ा अच्छा लग रहा है, ठीक है, फीलिंग अच्छा आ रहा है। तो बोलने से ही आप गलतियों को पकड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बोलेंगे गलती ऑटोमेटिक पकड़ लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए उसने मेरे को 20 रुपए दिया, इसमें गलती क्या है, मेरे को कौन सा वर्ड है, उसने मेरे को 20 रुपए दिया, ये कौन सा सेंटेंस है, उसने मुझे कर दीजिए, ठीक है। तो उसने मुझे 20 रुपए दिए, दिया के जगह पर दिए कर दीजिए, बस हो गया, उसने मुझे 20 रुपए दिए। तो उसने मेरे को कहीं भी आपको दिखाई दे, मेरे को, उसको गलत कर दीजिए, उसने मेरे को बुलाया है, उसने मुझे बुलाया है, ऐसे आपको गलतियां सही करना होगा, ठीक है। तो उसने मुझे 20 रुपए दिए, अब ये सही है, बिल्कुल सही है, गलत था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है हमारा बकरी दूध देता है। देखिए बकरी दूध देता है, आप लोग गलती जान गए होंगे, जैसे मैंने बोला आपको गलती पता चल गई होगी, बकरी दूध देती है, ठीक है, ये करना है। तो यहां पर लिखिए बकरी दूध देती है, ठीक है। अब ये सही है, देता के जगह पर देती कर दीजिए, बाकी सब एक नंबर ले जाइए, ठीक है। तो बकरी दूध देती है, समझ में आ गया। तो 6 टॉपिक हमारे क्लियर हो चुके हैं, ये हमारा 6वां टॉपिक था। अब हम देखेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट निबंध है, यानी कि निबंध कैसे लिखते हैं उसको हम देखेंगे। वैसे निबंध तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध, ठीक है, और मैंने बताया आतंकवाद पर निबंध मैंने बताया, ठीक है, और एक और निबंध कोरोना वायरस पर बताया। आज थोड़ा अलग करते हैं, कुछ अलग निबंध लिखते हैं, ठीक है। तो इसको पहले नोट कर लीजिए, तब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नोट हो गया स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट टॉपिक तो को देखते हैं, जो हमारा लास्ट टॉपिक है। अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर निबंध देखेंगे। वो टॉपिक कौन सा है, इंटरनेट अभिशाप या वरदान, यानी कि जो आज हम इंटरनेट यूज कर रहे हैं उससे तरह तरह के वीडियोस देख रहे हैं, आप इंटरनेट के द्वारा ही हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। तो आखिर ये वरदान है या अभिशाप है, ये हमारे लिए फायदेमंद है या फिर ये नुकसानदायक है, ठीक है, ये हमें बताना है। क्योंकि इंटरनेट आज के जमाने में बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, ठीक है। 4G, पहले 3G था, फिर 4G आया, 5G आ गया है, कुछ दिन बाद 6G आ जाएगा, 8G आ जाएगा, ठीक है। तो इंटरनेट अभिशाप या वरदान, ये एक नया टॉपिक है, इस पर निबंध आ सकता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो में। तो देखिए जब भी आप किसी भी निबंध को लिखें, सबसे पहला हेडिंग होना चाहिए प्रस्तावना और लास्ट हेडिंग होना चाहिए उपसंहार, ये याद रखिएगा। कोई भी निबंध लिखें, सबसे पहला हेडिंग प्रस्तावना, लास्ट हेडिंग उपसंहार, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। तो देखिए प्रस्तावना में, देखिए प्रस्तावना में लिखना क्या है, आज के युग में इंटरनेट की दुनिया में ने लोगों पर इतना अधिक प्रभावित कर दिया है कि लोग ज्ञान प्राप्ति के अतिरिक्त खेलने, पढ़ने, संगीत सुनने, चित्रकारी करने तथा अपने अनेक अन्य उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इंटरनेट का सहारा लेते हैं। यानी कि आज इंटरनेट जो है हम लोगों को इतना ज्यादा प्रभावित कर दिया इंटरनेट ने कि हमें कुछ खेलना है तो भी हम इंटरनेट पर खेल सकते हैं गेम, ठीक है। पहले कहां हम बाहर खेलते थे, ठीक है, अब जब से इंटरनेट का सुविधा हो गया तब से हम लोग मोबाइल में ही गेम खेलते हैं, लेकिन ये नुकसानदायक भी हमारे लिए है, ठीक है। और क्या, खेलने
पढ़ने, संगीत सुनने, पढ़ने के लिए भी इसका यूज करने लगे सब, जैसे आप अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे लिए फायदेमंद भी है और नुकसानदायक भी है, ठीक है। तो पढ़ने, खेलने, संगीत सुनने, चित्रकारी करने तथा अपने अन्य उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इंटरनेट का सहारा लेते हैं। जैसे हमारा उद्देश्य है कि मैं हर उस स्टूडेंट को जो 12th में है उनकी तैयारी अच्छे से कराऊं, हमारा ये उद्देश्य है। तो अपने उद्देश्य को, अपने टारगेट को पूरा करने के लिए मैंने भी इंटरनेट का सहारा लिया, तो आप भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर आगे देखिए, यह विज्ञान का एक चमत्कार लगता है जिसने संचार में गति एवं विविध लाकर पूरी दुनिया को परिवर्तित कर दिया। यानी कि विज्ञान का ये एक चमत्कार लग रहा है जिसने पूरी दुनिया को परिवर्तित कर दिया है, क्योंकि आजकल ज्यादातर लोग इसी इंटरनेट पर डिपेंड हैं। जहां हम लोग पहले घर घर जाकर सब करते थे, आज इंटरनेट से हम लैपटॉप, मोबाइल से ही वो काम कर रहे हैं, ठीक है। उसी से हम कमा रहे हैं। ऐसा भी होता है कि आप लोग घर बैठे भी कमा सकते हैं, ठीक है। समझ में आया? तो प्रस्तावना में ये हो गया। आगे देखिए, और दूसरा हेडिंग क्या लिखेंगे हम लोग, इंटरनेट का अंग, ठीक है। इसके पार्ट्स क्या क्या हैं वो आपको लिखना है। देखिए, सूचना एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों को साझा करने के लिए विभिन्न संचार माध्यमों से आपस में जुड़े कंप्यूटरों एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का समूह कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है, और इन्हीं कंप्यूटर नेटवर्कों का विश्वसनीय स्तर, विश्वस्तरीय स्तर इंटरनेट है, ठीक है। तो देखिए, आपसे कहा जा रहा है कि सूचना एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों को साझा करने के लिए, जैसे कोई भी इंफॉर्मेशन हमें भेजना है, अब हम व्हाट्सएप खोल लिए भैया, अब चैटिंग में फट से भेज दिए, ठीक है। पहले क्या था, पहले लोग वो लिखते थे, चिट्ठी लिखते थे और उसको पोस्टमैन लेकर जाता था। आज लिखा हुआ चिट्ठी 10 दिन बाद, अगर कोई दूर है तो 10 दिन बाद पहुंचता था, ठीक है। आज व्हाट्सएप पर कर दिया, ले भैया ले लो, ठीक है, देख लो क्या है, घर का हालचाल कैसा है, फोन कर दिया, देख लो घर का हालचाल कैसा, ठीक है। तो आज कितनी ज्यादा सुविधा हो गई। वही जब चिट्ठी पहुंचती थी 10 दिन बाद, तब पता चला आज किसी ने चिट्ठी भेजी कि आपके पापा की तबीयत खराब है, ठीक है। समझ में आया? और कल वो जब 10 दिन बाद उसने देखा, तब तक पापा गए, ठीक है। मतलब ऐसा किसी के साथ ना हो, लेकिन एक एग्जांपल मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो इतना ज्यादा स्लो मोशन में सब कुछ था। आज दुनिया बहुत तेज है क्योंकि इंटरनेट आ चुका है, ठीक है। तो सूचना एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों को साझा करने के लिए विभिन्न संचार माध्यमों से आपस में जुड़े कंप्यूटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का समूह कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है, ठीक है। और इन्हीं कंप्यूटर नेटवर्कों का विश्वस्तरीय नेटवर्क इंटरनेट है, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट हेडिंग क्या रहेगा, इंटरनेट का प्रसार कैसे है, ठीक है। तो देखिए, शीत युद्ध के दौरान वर्ष 1969 में अमेरिका के प्रतिरक्षा विभाग ने युद्धों की स्थिति में अमेरिकी सूचना संसाधनों के संरक्षण एवं आपस में सूचना को साझा करने के उद्देश्य से पहली बार कुछ कंप्यूटर के कुछ एक नेटवर्क, ठीक है, ARPANET की स्थापना की। यानी कि अमेरिका से इसकी उत्पत्ति हुई है। इंटरनेट का जो प्रसार है, जो इसकी उत्पत्ति है, वो अमेरिका से मानी जाती है, ठीक है। तो क्या हुआ, शीत युद्ध के दौरान वर्ष 1969 में अमेरिका के प्रतिरक्षा विभाग ने युद्धों की स्थिति में अमेरिकी सूचना संसाधनों के संरक्षण एवं आपस में सूचना को साझा करने के उद्देश्य से पहली बार कुछ कंप्यूटरों के एक नेटवर्क ARPANET की स्थापना की है। कंप्यूटर का एक नेटवर्क है ARPANET, ठीक है। इसी संकल्पना के आधार पर अन्य कंप्यूटर नेटवर्कों का निर्माण हुआ, जो आगे चलकर विश्व स्तरीय नेटवर्क इंटरनेट के रूप में तब्दील हो गया, ठीक है। तो देखिए, पहले जो है कुछ शीत युद्ध हो रहे थे, उसमें अमेरिका के कुछ लोगों ने सूचना को पाने के लिए, ठीक है, ARPANET की स्थापना की, और धीरे धीरे ये बढ़ता गया और आज ये इंटरनेट में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट, अमेरिका में इंटरनेट से जुड़े लोगों की संख्या सर्वाधिक है। सबसे ज्यादा अमेरिका में ही लोग इंटरनेट यूज करते हैं। वहां पर हर एक काम ज्यादातर इंटरनेट के द्वारा ही होता है, ठीक है। जो पूरे विश्व के लगभग 20% है, पूरे विश्व का 20% इंटरनेट अमेरिका वाले ही यूज करते हैं, ठीक है। भारत में ऐसे लोगों की संख्या 6 करोड़ से अधिक है। यानी कि इंडिया में जो इंटरनेट यूज करने वालों की संख्या है वो लगभग 6 करोड़ से भी ज्यादा है। पूरे विश्व में इंटरनेट से जुड़ने वाले लोगों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। पहले सभी प्रकार की सूचनाओं को साझा करना संभव नहीं था, लेकिन अब इंटरनेट के माध्यम से न केवल सूचनाओं बल्कि वीडियो का भी आदान प्रदान किया जा सकता है। यानी कि आप वीडियो को भी व्हाट्सएप के द्वारा डाल सकते हैं। आप लोग बात तो ऐसे कर रहे हैं सिंपल वाला, ठीक है, अब आप वीडियो कॉल करके भी भैया कहाँ है बात कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो कॉलिंग की भी सुविधा होगी, यानी कि बहुत ज्यादा सुविधाएं हो गई। आप घर बैठे किसी दूर दराज वाले व्यक्ति को भी देख सकते हैं वीडियो कॉल के जरिए, ठीक है। समझ में आया? तो ये बताया जा रहा है यहाँ पर। आगे देखिए,
इससे प्राप्त होने वाले लाभों के तहत यात्रा का टिकट बुक कराने से लेकर किताब का ऑर्डर देने, अपने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए विज्ञापन देने, अपने मित्रों से ऑनलाइन चैटिंग करने, हर एक प्रकार का परामर्श लेने तक का शामिल है। यानी कि आज इंटरनेट के द्वारा हम क्या करते हैं, दूर की यात्रा हमें करनी है, उसका टिकट हम घर बैठे बुक कर सकते हैं। हाँ मुझे यहाँ जाना है, मेरा टिकट बुक कर दीजिए, ठीक है। किताब ऑर्डर करना है वो भी कर सकते हैं, व्यापार को बढ़ावा देना है वो भी आप कर सकते हैं। देखिए विज्ञापन के जरिए मोबाइल पर जो ऐड आते हैं उससे लोग अपने बिजनेस को भी बढ़ावा देते हैं, ठीक है। और अपने मित्रों से ऑनलाइन चैटिंग करने, अपने मित्र से चैटिंग तो सभी करते हैं, आप लोग भी करते होंगे क्योंकि आप लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं तभी हमें आप देख रहे हैं, ठीक है। तो सभी लोग करते हैं चैटिंग, हर प्रकार का परामर्श लेना आदि शामिल है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है नेक्स्ट हेडिंग हमारा रहेगा। देखिए अब यहाँ पर और है इंटरनेट की उपयोगिता। भारत में इंटरनेट सेवा की शुरुआत बीएसएनएल ने वर्ष 1995 में की थी। यानी कि भारत में अगर बात किया जाए तो इंटरनेट की सुविधा जो स्टार्ट हुई वो 1995 में स्टार्ट हुई, ठीक है। और वो भी बीएसएनएल जो कंपनी है उसके द्वारा, ठीक है। अब एयरटेल, अब तो एयरटेल, रिलायंस, टाटा, इंडिकॉम, वोडाफोन जैसी दूर संचार कंपनियां भी इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराती हैं। पहले तो सिर्फ बीएसएनएल था 1995 में, अब क्या है रिलायंस, टाटा, इंडिकॉम, वोडाफोन और ये सब भी इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराती हैं। पहले ईमेल के माध्यम से दस्तावेजों एवं छवियों का आदान प्रदान ही किया जाता था। यानी कि छवि का मतलब क्या, फोटो, जो बढ़िया बढ़िया फोटो लेते हैं, ये भैया कितना अच्छा फोटो आ रहा है, ठीक है। तो इसको अगर भेजना होता था तो ईमेल के द्वारा हम भेजते थे पहले, ठीक है। अब क्या है, अब ऑनलाइन बातचीत का भी प्रयोग लगातार बढ़ रहा है और चैटिंग के माध्यम से हम किसी भी मुद्दे पर बहस कर सकते हैं। यानी कि हम व्हाट्सएप पर चैटिंग करके भी किसी भी मुद्दे पर हम बात कर सकते हैं, ठीक है। अब इतना ज्यादा प्रभावित हो गए हैं, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट आगे देखिए, अब इसके माध्यम से न सिर्फ उच्च शिक्षा हासिल की जा सकती है बल्कि रोजगार की प्राप्ति में भी यह सहायक साबित होता है। विभिन्न प्रकार के सर्वेक्षण एवं जनगणना संग्रह इंटरनेट के द्वारा भलीभांति किए जा सकते हैं। यानी कि देखिए अब इसके द्वारा ही हम उच्च शिक्षा को भी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए जहां हम पहले पढ़ने के लिए दूर दूर जाते थे, ठीक है, वहां के टीचर से मिलते थे, अब वो सब टीचर ऑनलाइन आ चुके हैं, वो आपको ऑनलाइन शिक्षा दे रहे हैं, आप घर बैठे कम फीस में उन्हें अपने घर से ही पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी ऐसी सुविधाएं हो गई हैं आज बहुत ज्यादा। आगे देखिए इसी में और देखिए इंटरनेट की हानि, इंटरनेट के कई लाभ हैं तो इसकी कई हानि है, ठीक है। इंटरनेट के कई लाभ हैं तो हानि भी है, खामियां भी हैं। इसके माध्यम से अश्लील दृश्यों तक बच्चों की पहुंच आसानी हो गई है। यानी कि क्या होता है, इसके अगर कुछ लाभ हैं तो इसके लिए हानि भी है। जो बच्चे हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी इसमें अश्लील चीजें देख लेते हैं, ठीक है। कभी कभी आ जाता है कहीं या कुछ भी आ गया उसको भी देख लेते हैं, तो उनके लिए वो हानिकारक है बच्चों के लिए, ठीक है, जो हमारे एडल्ट बच्चे नहीं है। तो ये सब भी इंटरनेट में सब कुछ आता है तो वो भी आ जाएगा, ठीक है। तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो ये इससे हानियां हैं, ठीक है। कई लोग इंटरनेट का दुरुपयोग अश्लील साइटों को देखने और सूचनाओं को चुराने में करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो साइट होती है, वेबसाइट होती है, उनका प्रयोग अश्लील साइटों, अश्लील चीजों को देखने और सूचनाओं को भी चुराने में करते हैं। तो ऐसे ऐसे भी लोग हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें हानियां भी हैं इसकी। आगे देखिए, इससे साइबर अपराधों में वृद्धि हुई है। इंटरनेट से जुड़े समय वायरसों द्वारा सुरक्षित फाइलों को नष्ट या संक्रमित होने का खतरा भी बना रहता है। यानी कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दूसरों का डाटा चुराते हैं। देखिए सूचनाओं को चुराने का भी काम करते हैं बहुत सारे लोग। तो इसमें हमें हानियां भी हैं और लाभ भी हैं, ठीक है, दोनों हैं। आगे देखिए, आगे है कि इन वायरसों से बचने के लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का प्रयोग आवश्यक होता है। यानी कि जो वायरसेस होते हैं उनके लिए हमें एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करना रहता है। इन सबके अतिरिक्त बहुत से लोग इस पर आवश्यक और गलत आंकड़े एवं तथ्य भी प्रकाशित करते रहते हैं। अतः इस पर उपलब्ध सभी आंकड़ों एवं तथ्यों को हमेशा प्रमाणित नहीं माना जा सकता। इसके इस्तेमाल के वक्त हमें काफी सावधानी बरतने की जरूरत पड़ती है। यानी कि इंटरनेट की यूज जो है हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद भी है और बहुत ज्यादा नुकसानदायक भी है, ठीक है। वो आपके डाटा को चुरा सकते हैं, आपको हैकिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे आपके डाटा दूसरों के पास भी पहुंच सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। आगे देखिए नेक्स्ट हेडिंग क्या रहेगा, देखिए उपसंहार। लास्ट में हमारा हेडिंग रहेगा उपसंहार। देखिए इसमें आपको ज्यादा हेडिंग देखने को नहीं मिला, लेकिन हेडिंग आपको डालना है, ठीक है। थोड़ा बहुत इसमें नहीं था तो ज्यादा हेडिंग मैंने 2-3 हेडिंग बता दिया, ठीक है। देखिए उपसंहार में क्या लिखेंगे, ये हेडिंग लास्ट में जानना जरूरी है। इस प्रकार इंटरनेट यदि ज्ञान का सागर है तो इसमें कूड़े कचरे भी कमी नहीं है, ठीक है। अगर इंटरनेट ज्ञान का सागर है तो इसमें कूड़े कचरे भी हैं, ठीक है। यदि इसका सही प्रयोग हो तो हमारी
हमारी तीव्र गति से प्रगति होगी। अगर इसका आप सही प्रयोग करेंगे तो हमारी तीव्र गति से प्रगति होगी। जैसे आप पढ़ रहे हैं, अगर आप सिर्फ इसको पढ़ाई के लिए यूज करेंगे तो आपकी धीरे धीरे विकास होगा, प्रगति होगी, आप आगे की तरफ जाएंगे। अगर इसका आप दुरुपयोग कर रहे हैं तो आप नीचे चले जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए, तो देखिए, और यदि इसका गलत प्रयोग किया जाए तो कूड़े कचरे के अलावा हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर सही उपयोग करेंगे तो हमारी तीव्र गति से प्रगति होगी, अगर गलत उपयोग करेंगे तो हमें कूड़े कचरे के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। अतः आने वाली पीढ़ी को इसका सही उपयोग सिखाना आवश्यक है, अन्यथा बच्चों या कम आयु वाले युवा वर्ग के लिए यह दोधारी तलवार साबित हो सकता है। यानी कि बच्चों और जो बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, जो कम उम्र के युवा हैं, उनके लिए यह तलवार भी साबित हो सकता है, क्योंकि इससे हमें हानियां भी हैं। ऐसा मत समझिए कि लाभ ही लाभ है, इंटरनेट है बस मजा है। ठीक है, तो ये हमारे लिए हानिकारक भी है। तो ये था उपसंहार। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये निबंध यहाँ पर फिनिश हो चुका है। ठीक है, जितने भी निबंध मैंने यहाँ पर बताए, तो ये था आपका 12th हिंदी के 7 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, तो यहाँ पर मैंने बता दिया। ठीक है, अब इन सबको आप तैयार कर लेना, निबंध कैसे लिखते हैं वो भी मैंने इसमें बता दिया। ठीक है, तो आज का ये हमारा इंटरेस्टिंग सेशन यहीं पर फिनिश होता है। चलिए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि सभी वीडियो आपको टाइम से मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।